जापानी स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट क्यों होता है? वो कौन सी ऐसी 10 खतरनाक गलतियां हैं जो हजारों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नेपाली स्टूडेंट्स को तबाह कर देती हैं और सिर्फ एक लम्हे में ख्वाब, कर्ज, उम्मीदें सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। क्या हर जापान हजारों स्टूडेंट्स को रिजेक्ट क्यों करता है? कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से वो रिजेक्ट होते हैं? और वो कौन सी 10 खतरनाक गलतियां हैं जो लोग खुद अपने हाथों से करते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं? गौर से सुने, ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं रहेगी। टॉप 10 बिगेस्ट मिस्टेक। सी कैटेगरी और बी कैटेगरी क्या होती है और रिजेक्शन से कैसे बचना है आपको। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि नंबर 1 मिस्टेक वो है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा की रिजेक्शन होती है जापान में। फेक बैंक स्टेटमेंट बनाना या बोरोड मनी, किसी और से मनी लेके उसको अपनी बैंक में डालना और उनको शो करना। अब यकीनन इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ बैलेंस नहीं देखते, वो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं, वो आपका इनकम सोर्स देखते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं या वैसे ही पड़े हुए हैं, कितनी देर के लिए पड़े हुए हैं। और यकीनन जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट दोबारा रीचेक होती है। वीजा अप्लाई करने से पहले, स्टेटमेंट दिखाने से पहले आपके पास क्या बैलेंस था और वीजा अप्लाई करने के बाद जो आपने उनको बैलेंस अपना शो करवाया उसके बाद इसमें क्या है। ऑफ कोर्स ये जापानीज इमिग्रेशन हर चीज चेक करती है, चेक करवाती है अपने बंदों से जो उनके जापान एम्बेसी में, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। क्योंकि बहुत से लोग 3 दिन के लिए पैसे डालते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर वापस दे देते हैं जिनको देने होते हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन को शक होता है तो सिर्फ रिजेक्शन नहीं होती बल्कि आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस भी खतरे में पड़ सकती हैं। आप परमानेंट बैन भी हो सकते हैं। आपने उनको दिखाया, उनके अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो कंफर्मेशन करते हैं तो इसके अंदर तो कुछ नहीं। ये मिस्टेक ना करें। अभी इसको अगर कवर करते हैं तो यकीनन आपके वीजा अप्रूवल चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यकीन करें, आपको किसी एजेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो खाली पैसे लेते हैं वो और आपका वो केस आगे भेज देते हैं। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, उनके कोई सोर्सेज नहीं है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हैं जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये उनसे ज़्यादा सही है क्योंकि मैं सिंसियरली आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और उन्होंने इसके पैसे लेने होते हैं। उन्होंने बीच में ब्लैकमेलिंग आपसे करनी होती है। नंबर 9, रॉन्ग जापानीज स्कूल। हर जापानीज लैंग्वेज स्कूल की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती। इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है, खराब हो चुकी है इन्हीं चीज़ों की वजह से। क्योंकि बहुत स्कूल ऐसे हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते हैं नहीं, वहाँ पे काम करते हैं, गायब हो जाते हैं। जब वो इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में आता है स्कूल की हिस्ट्री, वो स्कूल भी ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी भी ब्लैक लिस्ट में आती है। इनका जो वीजा का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए आपने जब भी स्कूल को चेक करना है सिर्फ सस्ता ना देखें, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को लाजमी चेक करें। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेपुटेशन क्या है। नंबर 8, पुअर स्टडी गैप एक्सप्लेनेशन। आपकी जो स्टडी है, जो आप पढ़े हैं उसके साथ मैच ही नहीं हो रही, ये आपने इससे भी बचना है। और ये एक बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और इसकी वजह से रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं आपकी स्टडी के अंदर जो गैप आ रहा है, आपने इसको कैसे कवर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन से आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप एक बात याद रखें, जब भी आपने अप्लाई करना है आप खाली ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी ये मैं पढ़ता रहा हूं। नहीं, आपने लाजमी, क्योंकि जापान ऐसा कंट्री है पेपर एविडेंस देखता है। जितने आपके पेपर स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आपने जब भी ये अपना गैप देना है, इसकी लाजमी इस दौरान आपने जो भी किया है, जो काम किया है, जहाँ पे स्टडी की है, जिस स्कूल में गए हैं, तो उसके लाजमी लीगल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने साथ जरूर लगाने हैं ताकि आपकी ये चीज भी कवर हो। जापानीज इमिग्रेशन सोचती है कि यकीनन आप जापान में पढ़ने के लिए नहीं आना चाहते, बल्कि आप यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आके अपना जापानीज स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। आप जापान में सिर्फ वीजा लेना आपका मकसद है, यहाँ पे रहना आपका मकसद है, स्टडी का आपका मकसद नहीं है। नंबर 7, वीक SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप किस पर्पस के लिए आ रहे हैं। SOP, इसमें आपकी पूरी कहानी होती है, इसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम लाइंस लिखते हैं और सेम फेक ड्रीम्स होते हैं। आपने इन चीजों से बचना है। इमिग्रेशन एक दिन में सैकड़ों हजारों SOP पढ़ती है और उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है या ये
फेक स्टूडेंट है। आपका एसओपी यूनिक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। जो पढ़े उसको समझ आनी चाहिए कि वाकई ये बंदा पढ़ने के लिए आ रहा है जापान में। नंबर 6, लो एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपके स्टडी में बहुत ज्यादा लो मार्क्स हैं, आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है और फिर आप जापान के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, वो आपसे सवाल करती है कि आपको अचानक पढ़ाई का शौक क्यों जाग पड़ा, अचानक आपने क्यों पढ़ना चाहते हैं। पहले तो आपके पढ़ाई में बहुत ज्यादा आपके गंदे मार्क्स हैं और क्या हो गया कि एकदम आपको पढ़ाई का जो है वो शौक चढ़ गया, एकदम आप पढ़ना चाहते हैं, आपका दिल करता है अभी पढ़ाई करने के लिए। और खास तौर पर जब आपकी एज भी ज्यादा हो, ये भी साथ फैक्टर होता है। वो ये भी सोचते हैं कि जब इसका पढ़ने का टाइम था उस वक्त तो इसने पढ़ा नहीं, अभी नंबर भी कम है, एज भी ज्यादा और ये पढ़ने के लिए आ रहा है। तो इसमें आपका फ्यूचर प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो उनको बात बताएं उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए, उसके पीछे कोई हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। नंबर 5, इंटरव्यू में कॉन्ट्रडिक्शंस। यानी कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप कुछ और बोल रहे हैं लेकिन जो लिखा हुआ है वो कुछ और है। आपने जब इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो मेक इट श्योर करें कि जो आपने स्टडी के अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो आपने प्लान दिया है, जो आपने लिखा है, आप उससे हट के बात ना करें। आपने सिर्फ और सिर्फ वो बात करनी है जो उससे रिलेटेड हो। आप अपने सर्कल से बाहर ना जाएं। अगर वो उलझाते भी हैं तो आप सिर्फ अपना फोकस करें, जो आपने लिखा हुआ है, जो आपका असल पर्पस है, आप उस पे रहें, क्योंकि ये गलतियां बहुत सारों को डुबो देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इंटरव्यू में कहता हूँ मैं वहाँ पे जाऊंगा तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा। वो पूछेंगे अच्छा वो तो आपका राइट है, आप कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ मैं दिल लगा के मेहनत करूंगा, पार्ट टाइम काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इमिग्रेशन जो है वो आपसे सही बात निकलवा लेते हैं और वो बोलते हैं अच्छा इसका जो असल मकसद है वो तो यहाँ पे आगे पढ़ना नहीं है, वो तो आगे काम करना है। आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होना है इसके बारे में। अपनी जो बाउंड्रीज हैं, आपने जो प्रिपेयर हर चीज की हुई है, आपने उससे बाहर नहीं जाना। नंबर 4, फेक स्पॉन्सर। आपने किसी को बोला स्पॉन्सर भेजें, उसने स्पॉन्सर तो भेज दिया लेकिन उसने आपको फेक भेजा, उसने आपको असली नहीं भेजा। ठीक है, उसने बस टाला है आपको, अपनी बस जान छुड़ाई है। क्योंकि बाद लोग अंकल, कजन्स या अपने फेक जो हैं बिजनेस वगैरह दिखा के वहां से स्पॉन्सर मंगवाते हैं। लेकिन जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो सारे पेपर्स वगैरह देख लेते हैं। जो आप जापान से आप अपने किसी कजन का, किसी अपने बिजनेस पार्टनर का अगर आप स्पॉन्सर मंगवाते हैं तो मेक इट श्योर करें कि वो टैक्स पेड है या नहीं, उसके सारे वाजिबात यहाँ पे क्लियर हैं, जापान में उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या ये तो नहीं है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट है। वो आपको स्पॉन्सर तो भेज देगा लेकिन आपके लिए परमानेंट बैन भी हो सकता है, क्योंकि वो सोचेंगे जैसा इसका स्पॉन्सर है वैसे ही अगले इसके बंदे होंगे, तो इसलिए भी आपके वीजा के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। एजेंट की डेंजरस गलतियां कि एजेंट आपको कैसे मरवाते हैं। बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उनके एजेंट ने एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की हुई है, किस तरह से उसने आपका फेक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, किस तरह उसने आपके फेक जापानीज लैंग्वेज जो N5 के कोर्सेज हैं उनके सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं। लगा तो दिए हैं लेकिन वो फेक हैं। और कैसे उसने आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है। ये एजेंट्स करते हैं क्योंकि इन्होंने तो अपने पैसे लेने होते हैं। अगर आपका नहीं भी होता ये फिर भी आपसे कुछ ना कोई ले लेंगे, और अगर बन गया काम तो ये आपका कोई 1-2 करोड़ जो है वो आराम से इन्होंने अपने ख्वाबों में रखा होता है। और ये कभी आपकी ज़मीन बिकवाते हैं, कभी आपके जो हैं वो घर बिकवाते हैं। बैंक में जो थोड़े बहुत आपके बहन भाइयों के जो अखराजात के लिए पैसे पड़े होते हैं वो आपसे निकलवाते हैं और ये तो खा जाते हैं। ये एजेंट्स बहुत बड़े फ्रॉडी है, इनसे आपने बचना है। वो लोग बदकिस्मत हैं जो इनके काबू आते हैं। और यकीन करें कि अगर आप करें तो आप इनसे अच्छा कर सकते हैं और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप खुद अपनी थोड़ी सी हिम्मत करें, आप अपना बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। आप जितने पैसे इनको देते हैं इतने पैसे में आप जापान में आके अपनी सारी फीसिस पे कर सकते हैं और आपका वो ज्यादा ट्रस्ट वर्थी होगा क्योंकि आपने यूनिक अपनी यूनिवर्सिटी आपने चूज की होगी। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि 50 बंदे अभी आ रहे हैं, इसके अलावा अच्छी रेपुटेशन होगी। फिर ये है कि आपने अकेले यहाँ से अप्लाई किया हुआ है तो यकीनन इमिग्रेशन ऑफिसर सोचते हैं कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, सब कुछ खुद ही किया है, ये अकेला आ रहा है, ये इसके साथ बहुत ज्यादा ग्रुप्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है वाकई इसका जो आने का मकसद है वो वाकई स्टडी है, कोई और नहीं है। कोशिश करें आप खुद अप्लाई करें क्योंकि आप कर सकते हैं और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, प्रीवियस वीजा हिस्ट्री प्रॉब्लम, कि आपकी पहले क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, आप पहले रिजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहले किसी कंट्री का वीजा रिजेक्ट हुआ हो या आपकी जापान में
یا کسی اور جگہ پہ اوسٹ ہسٹری ہو تو امیگریشن آپ سے ایکسٹرا اسٹرکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی آپ کا جو نام ہے وہ پڑا ہوا ہے. کیونکہ آج کل کے یہ جو اے آئی کا دور ہے، ہر چیز نکل آتی ہے، سب بندوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. آف کورس کچھ جو ہیں وہ شو نہیں کرتے، لیکن آپ نے جب یہ کرنا ہے تو کوشش کریں کم سے کم جھوٹ بولیں. آپ زیادہ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریویس اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو ایکسپلینیشن کے ساتھ بتائیں کہ ہاں یہ چیز ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ ریجیکشن ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کی پہلے کوئی بیک گراؤنڈ اوسٹ ہسٹری ہے تو کوشش کریں آپ اپلائی نہ کریں، آپ کا ویزا دوبارہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم نمبر 1 پہ. امیگریشن زیادہ تر آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کیا واقعی آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں یا آپ ورک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سب سے پہلا اور بیسک پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. اگر امیگریشن کو ایک لمحے کے لیے بھی لگے آپ کا یہاں پہ آکے اس پہ اسٹڈی کا پلان نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہاں پہ مسکن رہائش یا آپ کا یہاں پہ ورک کا پلان ہے، تو آپ کا ویزا فوراً ریجیکٹ ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کے ویزے کی اپروول نہیں دیتے وہ. اس لیے آپ نے اس سے بھی بچنا ہے اور کوشش کریں کوئی ایسا پلان چوز کریں جو واقعی کل کو فیوچر میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. نہ یہ کہ آپ کا بس یہ مقصد ہو چلو کوئی بات نہیں جیسے بھی ایک مرتبہ جاپان میں جائیں بعد میں دیکھی جائے گی جیسے بھی ہوگا، فی الحال ہمیں نکلنا ہے اس لیے جو ایجنٹ بولتا ہے بس ویسے ہی کریں. نہیں، آپ نے ان کو پراپر اسٹڈی پلان دینا ہے. اور فوکس آن ارننگ منی، نو کیریئر ویژن. آپ کا کیریئر جو ہے آپ کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ جاپان میں جا رہے ہیں سوچ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھائی کر کے کیا کریں گے، کیسے کریں گے. نو کیریئر ویژن، ٹھیک ہے نا. آپ کا فیوچر کوئی پلان نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کا ویزا ریجیکشن ہو سکتا ہے. ویزا آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا پرپز کیا ہے، اس کل فیوچر کو آپ کیا کریں گے، آپ کا پلان کیا ہے. یہ چیزیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. رینڈم کورس سلیکشن، آپ نے کبھی بھی رینڈملی جو ہے وہ کورس سلیکٹ نہیں کرنا. آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنا کورس سلیکٹ کرنا ہے تاکہ کل کو آپ کے ویزے کی ریجیکشن نہ ہو. اگر آپ کسی سے بھی کرواتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں پہ پورا فوکس رکھنا ہے. بالکل ہر چیز جو ہے وہ ان کے سپرد نہیں کرتے نہیں. اب ہم چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سی کیٹیگری اور بی کیٹیگری کی کیا ایکسپلینیشن ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سی کیٹیگری کیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بی کیٹیگری کیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ سی کیٹیگری کے اوپر سرکل جو ہے اس کا کیا میننگ ہے. پہلے بھی بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے، اس میں انہوں نے پوچھا تھا. یہ عام طور پر انٹرنل امیگریشن چیکنگ لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈاکومنٹس کنسرن انڈیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی ایکسٹرا سیکیورٹی ہو یا ڈاکومنٹس میں کنسرن ہو تو اپلیکیشن ڈیپ چیکنگ میں جا سکتی ہے. امیگریشن آفیسر جو ہے وہ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ چیک کرتا ہے، لیکن ایگزیکٹ انٹرنل میننگ ہمیشہ ایکسپوز نہیں کرتے. یہ امیگریشن کی پالیسی ہوتی ہے، وہ اس کو پبلک نہیں کرتے. کمنٹس میں لکھیں کہ کیا آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کا کبھی کوئی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ریزن کیا تھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں جاپان ویزا سیکریٹس، امیگریشن ریالٹی، بزنس اپرچونٹیز ان جاپان، لیٹسٹ جاپانیز نیوز ان اردو، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. پاکستان پائندہ باد.